हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 39 विषय विज्ञान कक्षा 10, हमारी डेट 8 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा पार्ट है जैव प्रक्रम, उसी के अंदर हम आज आगे ही उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, पोषण और पाचन। आज हम करेंगे श्वसन के बारे में, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है आपकी। ठीक है, तो ये सिर्फ सांस लेने का ही काम नहीं करती, इसके 2 मुख्य काम जो आज हम पढ़ेंगे। देखो, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, खाने से जो ऊर्जा हमें मिलती है ना, उसमें भी इस प्रक्रिया का भाग है। क्या क्या शामिल है इसके अंदर? 2 चीज़ें। पहला सांस लेना, दूसरा कोशिकीय श्वसन। मतलब सांस लेना, इसमें तो आपका क्या होता है, गैसीय विनिमय, मतलब आपकी जो गैसेस हैं वो अदल बदल होती हैं। वायुमंडल से जो ऑक्सीजन है उसका तो हम सेवन करते हैं, वो हमने ले ली, और जो CO2 है उसको हमने बाहर छोड़ दिया, उसका उत्सर्जन होता है। ये तो हो गया एक काम। दूसरा काम कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, जो कोशिका के अंदर ऊर्जा होती है ना, उसके ऊर्जा के उत्पादन के लिए भोजन का विखंडन, जो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, उसी से तो हर एक कोशिका को मिलेगा। हर एक कोशिका के अंदर एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, तभी तो हमारी जो बॉडी है वो काम अपनी क्रिया कर पाएगी। ठीक है, तो ये उसमें भी मदद करता है। ये 2 मुख्य चीज़ें शामिल है श्वसन के अंदर। अब जो श्वसन है वो 2 तरीके का होता है। कौन सा? एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन होती है इसमें उपस्थित होती है तो वो क्या हो गया, वायवीय श्वसन। और अगर ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो अवायवीय श्वसन। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? जब आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो ये प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और जब नहीं होती, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो कोशिका द्रव्य और विशेषकर यीस्ट कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इसके जो अंतिम उत्पाद हैं, क्या मिलते हैं? इसके जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, इसके अंतिम उत्पाद कौन से होंगे? अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे जो ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, पूरी तरीके से ग्लूकोज का अपचयन होता है, और CO2 जल और ऊर्जा मुक्त होती है, निकलती है। ठीक है, इसमें जो ग्लूकोज है ना, उसका पूर्ण अपचयन नहीं होता। इसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब कैसे अधिक? जो ग्लूकोज का एक अणु है ना, वो लगभग 36 ATP के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पे जो ग्लूकोज का अणु है ना, वो 2 ATP के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। अब ATP क्या है? ये एक तरह की ऊर्जा ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ATP आपको बताया हुआ है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। तो श्वसन में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो इसी रूप में इकट्ठी होती है, संग्रहित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो ADP है उसमें फॉस्फेट मिलकर फॉस्फेट मिलकर ऊर्जा ये बनाते हैं इस तरीके से यहाँ पे, तो ATP भी हमें मिलता है। तो हाइड्रोलिसिस होने पर यहाँ पे 30.5 किलोजूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है, और ये कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ऊर्जा मुद्रा। तो कोशिका के अंदर होने वाली जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं का क्या करता है? परिचालन करती है। ठीक है ना, सारी क्रियाएं इसी की वजह से हो पाती है। एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, तो कोई प्रक्रिया ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो आपकी एनर्जी, जो ऊर्जा इकट्ठी होती है, वो किसके रूप में इकट्ठी होती है? ATP के रूप में इकट्ठी होती है। ठीक है, अब आगे देखो, एक छोटा सा टॉपिक और है यहाँ पे, कि जो भिन्न पथ हैं उनके द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि इसका विखंडन होता है ग्लूकोज का। कैसे होता है? देखो, उसके 3 तरीके हैं। यहाँ पे जो ग्लूकोज है, जो 6 कार्बन अणु होते हैं ना, क्योंकि क्या सूत्र होता है आपका? C6H12O6। कितने कार्बन होते हैं? 6। तो 6 कार्बन अणु इसमें होती हैं। तो कोशिका द्रव में जो पाइरुवेट बनेगा, जो 3 वायु में 3 उसका होता है। ठीक है, तो 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा यहाँ पे। तो ये 3 तरीके इसके होंगे। कौन से 3 तरीके होंगे? पहला, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। दूसरा, ऑक्सीजन का अभाव है, कमी है ऑक्सीजन की। और तीसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, पूरी ऑक्सीजन है। तो ये 3 तरीके होते हैं। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो ये कहाँ पर होगी प्रक्रिया? ईस्ट में होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस किसमें? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ये 3 आपकी हो रहे थे। 1 मिनट, हम इसकी बात कर रहे थे, है ना, वो बीच में एक कॉल आ गया था, उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई है। चलो कोई नहीं, अब आगे है यहाँ पे
इसके अंदर आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन से प्रोडक्ट्स उत्पाद आपके क्या क्या बनेंगे, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी में कौन से बनेंगे, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो यहाँ पे जो इथेनॉल है ये 2 कार्बन अणु है, लैक्टिक अम्ल आपका 3 कार्बन अणु होता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ होते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में होते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में कहाँ पर होगा, ये जो हमारी पेशी होती है ना, पेशी कोशिका में होगा। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होगी ये प्रक्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपके ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, पाँचों के एक करके हम आंसर्स कर लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा इकाई है क्या, कहाँ से मिलती है ऊर्जा, किस फॉर्म में, अभी हमने पढ़ा था, एटीपी, लैक्टिक अम्ल, CO2 या एडीपी। किस ऊर्जा की कौन सी है इकाई, अभी हमने पढ़ा था ना, ऊर्जा मुद्रा कहलाती है, कौन कहलाती है, एटीपी कहलाती है। तो क्या हो जाएगा आपका जो ऑप्शन क है ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एटीपी है कोशिका की ऊर्जा इकाई। दूसरा है, किस भाग में पायरुवेट के विखंडन में CO2 जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब पायरुवेट आपका विखंडन होता है इसका, तो CO2 जल और ऊर्जा किस में मिलती है, अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तीनों में से किस में मिलता है CO2। देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो हमें इथेनॉल मिल रहा था, है ना, ऑक्सीजन की अभाव में हमें लैक्टिक अम्ल मिल रहा था, और ऑक्सीजन के उपस्थिति में हमें CO2 जल और ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, है ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ पर हो रही थी प्रक्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना, क्योंकि अभाव में तो कहाँ हो रही थी, आपकी जो पेशी कोशिका है वहाँ पे हो रही थी, पेशी कोशिका में हो रही थी। और अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की कहाँ हो रही थी, ईस्ट में हो रही थी। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन से ऑप्शन है बाकी, कोशिका द्रव्य, हरित लवक और केंद्रक में। ठीक है, हरित लवक मत लिख देना यहाँ पे, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस का किया था ना, प्रकाश संश्लेषण का स्थान हमने किया था, तो वो वाली चीज़ मत कर देना यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना ये कि ये पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछ रहा है। क्लियर, चलिए आगे आपका तीसरा प्रश्न, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या होगा अंतर, देखिए प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ये आपको लिखना है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, आपको बस बीच में ये पूरे बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच में लाइन लगा दो, और जैसे आप अंतर करते हो ना वैसे आपको कर देना है। ठीक है, बीच में लाइन लगा के। अब देखो वायवीय श्वसन और अवायवीय में क्या अंतर है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य और विशेषकर यीस्ट कोशिका में होता है। यहाँ पे अंतिम उत्पाद क्या है, CO2 और जल है। यहाँ पे अंतिम उत्पाद क्या है, अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल है। यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसका पूर्ण उपचयन होता है, CO2 जल और ऊर्जा मुक्त होती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होंगे, जो आपका उपचयन होगा, यहाँ पे ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन या पूरी तरह से उपचयन हो जाता है, उपचयन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं होता। इसमें इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ग्लूकोज का एक अणु लगभग 36 ATP की तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। यहाँ पे ऊर्जा कम उत्पन्न होती है, जो ग्लूकोज का एक अणु वो 2 ATP के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। ठीक है, ये हो गया आपका अंतर। ये प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न क्या है, उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। अभी जो हमने पढ़ा था याद हो गया होगा अब तो, जो ग्लूकोज है 6 कार्बन अणु होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में ये क्या होगा, पायरुवेट। तो इसका विखंडन किस तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। और क्या क्या उत्पाद होते हैं, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऊर्जा। इथेनॉल यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन अणु। उसके बाद ऑक्सीजन का अभाव, इसमें ये कहाँ पर होगा, हमारी पेशी कोशिका में होगा। क्या क्या उत्पाद होते हैं, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन अणु होगा। तीसरा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या क्या उत्पाद होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो ये 3 तरीके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पायरुवेट के विखंडन की। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आपका आ सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 4। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे। अब है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, देखो एटीपी का पूरा नाम लिखिए। पूरा नाम क्या है एटीपी का, अभी हमने किया था ना, क्या
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हो गया आपका 5वां प्रश्न। तो पहले 2 प्रश्न विकल्प वाले थे, तीसरा चौथा प्रश्न अभी हमने कर लिया। नीचे जो लिखे थे अभी, जो दोनों आपकी वर्कशीट में ही थे, वहाँ से नहीं समझ में आए, साफ नहीं दिखे, तो वर्कशीट से कर लेना डायरेक्ट, ठीक है। और 5वां प्रश्न सिर्फ ये पूछा एटीपी का पूरा नाम, जो कि क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।